मैं कार्तिक कश्यप स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल वाईडी प्रेपअप में। तो पिछले क्लास में हम देखे थे रिस्पायरेशन हमारा स्टार्ट हो चुका था, जो कि काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक था। उसमें हम देखे थे एरोबिक और एनारोबिक हमारा हो रहा था। तो एनारोबिक और एरोबिक हमारा कंप्लीट हो चुका था। अब हम उसके आगे बढ़ेंगे और मैकेनिज्म हम देखते हैं कि एरोबिक में क्या मैकेनिज्म होता है सांस लेने का, श्वसन क्रिया का, और एनारोबिक में क्या क्रिया मतलब प्रतिक्रिया होता है, कैसे होता है, वो सब हम कुछ देखते हैं। तो सबसे पहला प्रोडक्ट जो होता है रिस्पायरेशन के लिए, वो हम रिएक्शन में बात किए थे, ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलकर टूट रहा था और उसके बाद हमारा प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा था। पहला प्रोडक्ट क्या है? ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का क्या होगा? ब्रेक डाउन होगा, टूटेगा। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? ग्लाइकोलाइसिस। मीन्स ग्लूकोज का टूटना, या फिर हम शर्करा का टूटना भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ग्लाइकोलाइसिस हुआ और ये फॉर्म किया पायरुविक एसिड। तो ग्लूकोज से टूट के ग्लाइकोलाइसिस हुआ, मींस ग्लूकोज टूटता है, तो उसी प्रोसेस को हम ग्लाइकोलाइसिस बोलते हैं। तो टूटने के बाद क्या बनाया ग्लूकोज? पायरुविक एसिड। और ये रिएक्शन अब हमारा होगा एरोबिक के अंदर। ठीक है, पायरुविक एसिड जो था वो अब एरोबिक के अंदर इंटर करेगा। और कहां पे इंटर करेगा? किस ऑर्गन में? माइटोकॉन्ड्रिया में। अगर यहां बात कर लें सेल के किस पार्ट में इंटर मतलब ग्लूकोज टूटता है, तो हम ये टूटेगा साइटोप्लाज्म में। और पायरुविक एसिड कहां टूटेगा? आके माइटोकॉन्ड्रिया में। और टूटने के बाद क्या बनाएगा यहां पे? CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी। और एनर्जी हम बता चुके हैं, अगर एरोबिक है तो कितना बनेगा? 36 ATP और 38 ATP। तो हम देखते हैं एनारोबिक का मैकेनिज्म क्या है। तो पायरुविक एसिड में एनारोबिक को हम दो भाग में बांटे हैं। पहला भाग वो जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मीन्स एनारोबिक रिस्पायरेशन होगा, मीन्स सूक्ष्म जीव का, जहां पे श्वसन क्रिया होगा। और दूसरा हमारा ह्यूमन का है, जो मसल्स के अंदर होता है। दोनों हम देखेंगे। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में क्या होगा? माइक्रो ऑर्गेनिज्म में अगर टूटेगा पायरुविक एसिड, तो यहां पे फॉर्म होगा इथेनॉल प्लस ATP। और यहां पे कितना ATP फॉर्म हो रहा था? 2 ATP। ठीक है, इथेनॉल प्लस CO2 प्लस 2 ATP। और हम बात करें हमारे मसल्स में, अब हम अगर बात करें ह्यूमन मसल्स में, मींस हमारे मांसपेशी में, तो कभी कभी हम सब दौड़ते रहते हैं, अचानक क्रैम्प हो जाता है, दर्द उठ जाता है। तो क्यों उठता है? इसी वजह से, क्योंकि उस सेल के पास ऑक्सीजन खत्म हो गया और फिर भी हम भागते रहते हैं, तो मजबूरन सांस लेता है कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंट में, जिस कारण से वहां पे क्या फॉर्म होता है? लैक्टिक एसिड। और लैक्टिक एसिड जैसे ही फॉर्म होता है, वहां पे क्रैम्प लगता है और 2 ATP फॉर्म होता है। तो 2 ATP से कुछ खास नहीं कर पाता है, थोड़ा सा एनर्जी फॉर्म होता है। और अगर ये टूटा हो तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में 36 ATP, काफी डिफरेंस दिख रहा है। तो हम सभी को जब ऐसा लगे कि क्रैम्प काफी दर्द करने लगा, तो रुक जाना चाहिए। ऐसा कुछ केसेस होता है, जैसे कि एक फुटबॉल प्लेयर के साथ हुआ था शायद 4-5 साल पहले, कि ग्राउंड में डेथ कर गया था, मींस दौड़ते दौड़ते उसके एब्डोमेन रीजन में इतना लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन हो गया था दौड़ने की वजह से,
उसको पता चल रहा होगा उसके मतलब एब्डोमेन में पूरा दर्द है, बट फिर भी नहीं रुक रहा होगा, जिस कारण से लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन ज्यादा होते गया और क्या किया, लीड्स टू डेथ किया। तो इसीलिए से जब भी ऐसा फील हो, दौड़ना भागना थोड़ा बंद कर दीजिए, थोड़ा पानी पी लीजिए, रिलैक्स कर लीजिए, ठीक है। तो ये हमारा मैकेनिज्म था। अब थोड़ा मैकेनिज्म को पॉइंट वाइज लिख लेते हैं। एरोबिक और एनएरोबिक मीन्स वायुजीवी और अवायुजीवी को जोड़ता पायरुविक एसिड। तो जोड़ने का काम कौन कर रहा है यहां पे, एनारोबिक और एरोबिक, क्यों, तो पायरुविक एसिड, ठीक है। अगर एरोबिक रिस्पायरेशन होता है, अगर एरोबिक होता है तो ग्लूकोज का जो ग्लाइकोलाइसिस होगा, मींस टूटेगा ग्लूकोज, टूटेगा साइटोप्लाज्म, ठीक है, और फॉर्म करता है क्या, पायरुविक एसिड। और जैसे ही पायरुविक एसिड फॉर्म होगा, ये इंटर करेगा माइटोकॉन्ड्रिया में। और हम पिछली क्लास में बताए थे माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, एनर्जी को बनाता है, मींस कहलाता है पावर हाउस ऑफ द सेल। और क्यों कहलाता है, एनर्जी को बनाता है, इसीलिए से वो कहलाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में क्या फॉर्म करेगा, CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी। और एनर्जी कितना करेगा, 36 to 38 ATP, 36 और 38, 36 या 38, ठीक है। तो ये था एरोबिक में। तो एनारोबिक में क्या होगा, एनारोबिक रिस्पायरेशन मीन्स अवायुजीवी में क्या होगा, यहां पे तो साइटोप्लाज्म में पहले ग्लूकोज टूटा, जिसको ग्लाइकोलाइसिस हम बोलते हैं, और उसके बाद पायरुविक जैसे ही फॉर्म किया साइटोप्लाज्म में, पायरुविक इंटर की माइटोकॉन्ड्रिया में, और माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी फॉर्म हो गया। तो एनारोबिक में क्या होगा, एनारोबिक मींस इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में जो सांस लेता हूं, सबसे पहले साइटोप्लाज्म से ये कहीं बाहर नहीं जाए, इसका जो भी रिएक्शन होना, या फिर पायरुविक एसिड फॉर्म करे, या उसके आगे फर्दर अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का बात कर लें, सूक्ष्म जीव का बात कर लें, इथेनॉल फॉर्म किया था, साथ में हमारा कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म किया और 2 ATP फॉर्म किया। चाहे माइक्रो ऑर्गेनिज्म में रिएक्शन हो, चाहे हमारे मसल्स में रिएक्शन, काम यही होगा, साइटोप्लाज्म में ही होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं जाएगा, ठीक है। सिर्फ साइटोप्लाज्म में होता है, ठीक है। सबको समझ में आ गया होगा, एनारोबिक रिएक्शन, रिस्पायरेशन और एरोबिक रिस्पायरेशन क्या होता है। अब हम देखते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम। तो अब जो हमारा टॉपिक अब होगा वो होगा ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम, ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम, जिसे हम हिंदी में क्या बोल सकते हैं, मानव श्वसन तंत्र। तो अब हम देखेंगे मानव श्वसन तंत्र मीन्स मानव का जो सिस्टम है, सांस लेने का रिस्पायरेटरी सिस्टम जो है वो कैसे वर्क करता है और कैसे उसका फंक्शन होता है।
तो सबसे पहले हम उसके ऊपर के पार्ट की बात कर लेते हैं। तो ये हमारा ट्रैकिया है, उसके बाद फिर ये ब्रोंकाई है। तो ब्रोंकाई जो है कहां एंट्री करेगा, यहां के बाद ये लंग्स में एंट्री करेगा। तो ये हमारा लंग्स हो गया, और लंग्स के ठीक नीचे क्या होता है, डायफ्राम होता है, जो कि लंग्स को थोड़ा सपोर्ट करता है। तो उसके बाद डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेज में बंटता जाएगा, और कौन कौन सा ब्रांच में बंटेगा ये हम कब देखेंगे, तो हम ये मास्टर कोर्स में देखेंगे, ठीक है। क्योंकि यहां ये सब पॉइंट से आपका क्वेश्चन नहीं आ रहा है, अगर क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो फिर जाने का कोई फायदा नहीं है। हम मेरा ये 90 डे का कोर्स है जिसमें कि सब कुछ कंप्लीट करना है, बस वो हम कंप्लीट करेंगे, वो कवर करेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। तो इसके चारों साइड सबसे पहले अगर बात कर लें तो इसके चारों साइड एक लेयर बना हुआ है लंग्स के, दोनों लंग्स के। इस लेयर का नाम क्या है, प्लूरल मेम्ब्रेन, और इसके अंदर फ्लूइड जो भरा हुआ है उसका नाम क्या है, प्लूरल फ्लूइड। तो अगर हम अपने बॉडी के पार्ट सबसे पहले अगर देखें तो ये हमारा राइट हैंड है, ये हमारा लेफ्ट हैंड है, ठीक है। तो हम बोर्ड के मुताबिक ये हमारा राइट होगा बट, और ये लेफ्ट होगा, बट हम अपने बॉडी के अनुसार देखें तो इस साइड का पोर्शन हमारा राइट पोर्शन है और इस साइड का लेफ्ट होगा। तो हम बोर्ड पे अपने बॉडी को ओपन कर रहे हैं, तो ये क्या होगा, ये हमारा राइट लंग्स होगा, और ये हमारा क्या होगा, लेफ्ट लंग्स होगा, जिसे हम फेफड़ा भी बोलते हैं, फेफड़ा। और ये हमारा क्या हो गया, एल्वियोली। तो यहां अगर हम बात करें टोटल नंबर ऑफ एल्वियोली कितना होता है, तो माना जाता है 200 से लेके 350 मिलियन तक होता है एक लंग्स में। अगर हम खोलने के लिए बैठे हैं, अगर सारे एल्वियोली को मिलाकर सरफेस, सबसे पहले जानते हैं एल्वियोली क्यों है, छोटा छोटा बैलून लाइक स्ट्रक्चर, वो भी कितना है, 200 मिलियन मायने रखता है। तो इतना एल्वियोली का क्या काम कर रहा है हमारे लंग्स में, तो हमारा बॉडी जो है लार्ज बॉडी है, उसको रिस्पायर करने के लिए, उसके ऑक्सीजन की डिमांड को पूरा करने के लिए सबसे पहले लंग्स को सरफेस एरिया बढ़ाना पड़ेगा। अगर सिर्फ इसमें एक बैलून लाइक स्ट्रक्चर होता, इतना बड़ा मान लेते हैं एक स्ट्रक्चर होता, तो हमारा रिक्वायरमेंट कभी फिल नहीं हो पाता। तो उसके जगह पे क्या है, छोटा छोटा बैलून लाइक स्ट्रक्चर 250 मिलियन या 200 मिलियन के बराबर है। इतना बड़ा एरिया है इसके अंदर, लंग्स के अंदर, कि अगर हम उसको सीट के जैसा अगर खोलें और बिछा दें कहीं पे प्लेन पे, तो लगभग 80 मीटर स्क्वायर वो कवर कर लेगा, एक टेबल टेनिस के ग्राउंड को 80 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हम ट्रैकिया जो है इसका फंक्शन क्या है, तो ट्रैकिया जो है कार्टिलेज का बना हुआ है, और ब्रोंकाई भी, ये दोनों क्या है, कार्टिलेज का बना हुआ है। और ये है डायफ्राम। तो इसका काम क्या है, ये काम करता है सपोर्ट का, और फिर हम आगे जब देखेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि डायफ्राम कैसे हमारा सांस लेने में मदद करता है और हमारा कार्बन डाइऑक्साइड को निकालने में कैसे मदद करता है वो, ठीक है। तो हमारा रिस्पिरेटरी सिस्टम यही है। तो ये प्लूरल मेम्ब्रेन और प्लूरल फ्लूइड जो है, इसका फंक्शन है प्रोटेक्शन देना। क्या करता है इसका काम, प्रोटेक्शन टू आवर लंग्स, क्योंकि ये क्या है, शॉक एब्जॉर्बर है, शॉक एब्जॉर्बर। और लंग्स को प्रोटेक्शन देने के लिए और है हमारे बॉडी में रिब केज, मींस पसली है, वो भी प्रोटेक्शन देता है। और उसके बावजूद मान लेते हैं अगर धक्का कहीं हमारे लंग्स में, फेफड़ा में लग रहा है, फिर भी हमारे फेफड़ा को कुछ नहीं हो रहा, सारा शरीर किसको जा रहा है, प्लूरल फ्लूइड या प्लूरल मेम्ब्रेन को, क्योंकि वो सारा शॉक को एब्जॉर्ब कर रहा है। और ये जो लेफ्ट लंग है राइट लंग के मुताबिक बहुत ही छोटा होता है, मीन्स थोड़ा छोटा होता है, और ये दो लोब में बटा हुआ है, मीन्स दो पाली में बटा हुआ है। और क्यों छोटा होता है, क्योंकि यहां पे हर्ट बना हुआ है, इस जगह पे हर्ट है,
जिस कारण से ये लंग्स छोटा होता है। लेफ्ट लंग जो है राइट लंग में कंपैरिजन में छोटा होता है। तो हम देखते हैं आगे फैक्चुअल पॉइंट में देख लेते हैं। Lungs are protected by pleural membrane. फेफड़ा फेफड़ा जो है सुरक्षित होता है किसके द्वारा? प्लूरल मेम्ब्रेन के द्वारा। फेफड़ा सुरक्षित होता है प्लूरल मेम्ब्रेन के द्वारा। दूसरा, एल्वियोलाई का फंक्शन हेल्प्स इन डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन, मीन्स डिफ्यूजन में मदद करता है ऑक्सीजन का। और ट्रैकिया ट्रैकिया सबसे पहले हम शेप जानेंगे। ये कार्टिलेज का बना हुआ होता है। और ट्रैकिया का शेप कैसा होता है और कार्टिलेज का जो भी बना होता है क्यों बना होता है और कार्टिलेज का कैसा शेप होता है? इनकम्प्लीट सी शेप रिंग, ठीक है। और कार्टिलेज का ही क्यों बना होता है, मसल्स का क्यों नहीं? तो कार्टिलेज का इसलिए बना होता है कि अगर हम सब जैसे अगर कभी हम सब कोई कोल्ड ड्रिंक अगर हम सब स्ट्रॉ से पीते हैं तो जब खींचते हैं तो स्ट्रॉ जो होता है अगर हार्ड नहीं होता, सॉफ्ट स्ट्रॉ अगर आपका है तो चिपक जाता है। तो अगर हमारा ट्रैकिया जो है अगर मसल्स का बना होता तो ये चिपक जाता, जिस कारण से अगर फिर दोबारा हम सब मानते हैं गैस अगर जाता तो हो सकता है चिपकने के बाद हटने में प्रॉब्लम होता, सांस नहीं ले पाता, रुक जाता, या फिर ये भी हो सकता है ब्लॉक हो जाता, या फिर तो वो मतलब जो ट्रैकिया का वॉल है वही फट जाता, ये भी हो सकता है जब चिपकता तो। उसीलिए से ये कार्टिलेज का बना है। और कार्टिलेज क्या है? बोन का सेमी बोन बोल सकते हैं जो कि ज्यादा हार्ड नहीं होता है। और इसका शेप कैसा होता है? इनकम्प्लीट, मीन्स कंप्लीट नहीं है, मीन्स फ्रंट साइड से तो है बट बैक साइड से नहीं, ठीक है। हेल्प्स इन रीच ऑफ गैस, गैस को पहुंचने में मदद करता है। डायफ्राम, तो डायफ्राम क्या है? हम अभी जस्ट बात किए थे। तो डायफ्राम है क्या? डायफ्राम जो है अगर हमारा बॉडी का ऊपर का पोर्शन ये थोरासिक कैविटी कहलाता है, तो नीचे का पोर्शन हमारा एब्डोमेन रीजन कहलाता है। उन दोनों को जो डिवाइड करता है वही हमारा है डायफ्राम, ठीक है। वही जो हमारा है वही है डायफ्राम। तो सांस लेने में डायफ्राम कैसे मदद करता है वो हम देखते हैं। अगर हम सब जैसे ही सांस खींचेंगे तो ये डायफ्राम जो है फील कीजिएगा ऐसे इसका जो नॉर्मल शेप होता है वो डोम शेप होता है, मीन्स जो हल्का मुड़ा हुआ ये शेप जो है इस शेप को हम डोम शेप बोलते हैं।
बट जैसे ही हम सब सांस खींचते हैं ये फ्लैट हो जाता है, मीन्स चपटा हो जाता है। और जब चपटा होगा तो क्या होगा, अभी लंग्स को क्या कर रहा है, अभी लंग्स को थोड़ा सपोर्ट कर रहा है, जिस कारण से लंग्स मतलब अच्छे से आराम कर रहा है। बट जैसे ही हम सब सांस खींचते हैं ये फ्लैट हो जाता है, और अगर ये फ्लैट होगा तो लंग्स का प्रेशर, लंग्स बड़ा हो जाएगा क्योंकि इसके नीचे सपोर्ट ही खत्म हो गया, तो लंग्स फेफड़ा जो है उसका साइज बढ़ जाएगा। जैसे ही साइज इसका बढ़ेगा, पहले जो इसके अंदर प्रेशर था वो प्रेशर क्या होगा, घट जाएगा, प्रेशर घट जाएगा। जैसे ही प्रेशर घटेगा तो उस प्रेशर को लाने के लिए हम सब सांस अंदर खींच लेते हैं, तो वो हमारा क्या हो गया, इंस्पिरेशन हो गया, मीन्स इंस्पायर कर लिए हम सब ऑक्सीजन को या फिर एयर को, जो कि हमारा चला गया। अब जैसे ही हम सबका इंस्पायरेशन कंप्लीट होगा, ये जो डायफ्राम है ये दोबारा धीरे धीरे ऊपर उठना शुरू होगा, और फिर ये दोबारा ऊपर आएगा और फिर दोबारा डोम शेप में आएगा, जिस कारण से अब डायफ्राम जो होगा उसका साइज छोटा हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा होगा, डायफ्राम का साइज छोटा हो गया। अब छोटा हो गया, पहले से जो गैस था और जो फिर बाद में आ गया, तो जिस कारण से क्या हुआ, वहां का प्रेशर बढ़ जाएगा। मीन्स किसी अगर कोई रोक ले अपने सांस को तो उसको अनकंफर्टेबल फील होने लगेगा प्रेशर के बढ़ने की वजह से। तो जैसे ही प्रेशर बढ़ेगा ये सारा गैस बाहर आ जाएगा, जिसको हम एक्सपायरेशन बोलते। दो फॉर्म समझ में आ गया होगा। डायफ्राम कितना मदद करता है, डायफ्राम के ही बलबूते पे हम सब सांस लेते हैं। अगर किसी का डायफ्राम डैमेज है तो वहीं डेथ कर जाए। ठीक है, तो समझ में आ गया सबको। डायफ्राम अगर डोम शेप होता है तो क्या होता है, और अगर फ्लैट होता है तो क्या होता है। अगर फ्लैट होता है तो हम इंस्पायर करते हैं ऑक्सीजन को, और अगर डोम में कन्वर्ट होता है तो हम एक्सपायर करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। डायफ्राम डोम शेप नॉर्मल होता है, फ्लैट शेप व्हेन इंस्पायर, जब सांस खींचते हैं, जब सांस छोड़ते हैं तो ये नॉर्मल। ठीक है, डोम शेप होता है, फ्लैट शेप होता है, दो होता है। फ्लैट शेप कब होता है, जब हम सब सांस खींचते हैं, और डोम शेप कब होता है, नॉर्मल होता है, मीन्स जब हम एक्सपायर होते हैं। और एक डिफरेंस है बच्चों, इंस्पायर जब हम सब सांस खींचते हैं तो उस समय हमारा जो होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट हमारे बॉडी में होता है, और जब हम सांस छोड़ते हैं तो पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है। एक्टिव पैसिव को हम इस तरह समझ सकते हैं, एक्टिव मीन्स वैसा काम हमारे बॉडी में जिसमें कि एनर्जी खर्च होता है, एटीपी खर्च होता है, और पैसिव जिसमें कोई एनर्जी खर्च नहीं होता है। ठीक है, तो इंस्पायर और एक्सपायर, इंस्पिरेशन और एक्सपीरेशन आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब हमारा जो है किस तरह ऑक्सीजन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड हमारे बॉडी में काम करता है वो हम देख लेते हैं। ये हमारा एक एल्वियोली है। ठीक है, और ये हमारा आर्टरी है। तो ये हमारा एल्वियोली, ये हमारा आर्टरी है। तो क्या होगा, तो जैसे ही एल्वियोली में O2 आएगा तो यहां क्या रहेगा, O2 का मात्रा यहां ज्यादा होगा, और ये हमारा क्या किया है, हमारे बॉडी से जो CO2 जितना भी यूज हुआ है, मीन्स जो सेल अभी यूज किया एनर्जी, तो वहां पे फॉर्म हुआ CO2,
तो जो जितना भी CO2 हमारे बॉडी में फॉर्म हुआ वो सारे CO2 को यहाँ लेके आया होगा, तो यहाँ पे CO2 का लेवल ज्यादा होगा। तो डिफ्यूजन क्या होता है? हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन। तो यहाँ पे हायर कंसेंट्रेशन किसका है? ऑक्सीजन का। और यहाँ पे किसका है? CO2 का। तो यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होगा? काफी कम होगा, और यहाँ ऑक्सीजन का काफी कम होगा। तो जिस कारण से ये दोनों डिफ्यूज करेगा एक दूसरे से। जो डिफ्यूज होगा तो क्या हो जाएगा? यहां पे ऑक्सीजन अब कम हो जाएगा और CO2 ज्यादा हो जाएगा, और ये अब कहां जाने के लिए तैयार होगा? बाहर। और अब आर्टरी में क्या होगा? ऑक्सीजन ज्यादा और CO2 कम, और ये फिर दोबारा कहां लेके चला जाएगा? हार्ट लेके चला जाएगा। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड, हार्ट इसको क्या करेगा? पंप करेगा और हमारे पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करेगा। और डिस्ट्रीब्यूट काम करने का काम किसको दिया जाएगा? ब्लड को। तो अब देखते हैं ब्लड क्या इंपॉर्टेंट रोल निभाता है हमारे रिस्पायरेशन में, मीन्स श्वसन क्रिया में। अगर हम ब्लड का बात करें तो ब्लड में क्या प्रेजेंट है? हेमोग्लोबिन। तो रिस्पायरेशन में जो यूज्ड है जिसका, वो है हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन काफी इंपॉर्टेंट रोल निभाता है हमारा रिस्पायरेशन में। तो कैसे, वो देखते हैं। तो वहां तक तो हम देख लिए, हार्ट के पास लेके चल जाएगा। उससे पहले का स्टेप, जब दोनों डिफ्यूज हुआ था तो फॉर्म क्या किया था ऑक्सीजन के साथ? ब्लड हेमोग्लोबिन है, तो ऑक्सीजन के साथ हेमोग्लोबिन मिल करके ऑक्सी हेमोग्लोबिन फॉर्म किया। ऑक्सी हेमोग्लोबिन। तो कैसे ऑक्सी हेमोग्लोबिन बना? ऑक्सीजन और हेमोग्लोबिन जब मिलता है तो उसका फॉर्मेशन करता है। और कितना एक हेमोग्लोबिन कितना ऑक्सीजन को मैक्सिमम बाइंड कर सकता है? तो ये 4 है। हेमोग्लोबिन के पास टोटल बाइंडिंग एफिनिटी 4 है, इसलिए 4 ऑक्सीजन को ये बाइंड करेगा और जहां भी जरूरत होगा वहां पे जाके छोड़ देगा। तो ये हमारा क्या हुआ? ऑक्सी हेमोग्लोबिन का फॉर्मेशन हो गया। अब हम देखेंगे ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। मतलब अगर हम बात करें ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन, ये तो देख लिए कि ऑक्सीजन ब्लड के साथ मिलता कैसे है। तो ब्लड में जो हेमोग्लोबिन प्रेजेंट है, उस हेमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन बाइंड करता है, मींस जुड़ता है। तो अगर हम बात कर लें, क्वेश्चन आ सकता है आप सबको, डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है कि हेमोग्लोबिन के पास बाइंडिंग कैपेसिटी कितना है, मतलब कितने ऑक्सीजन को अपने साथ वो जोड़ सकता है। तो इसका आंसर हमारा 4 होगा। ऑक्सीजन के मतलब कम मैक्सिमम 4 जुड़ सकता है हेमोग्लोबिन के साथ, तो ये हमारा आंसर 4 होगा। अगर हम बात मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड की अगर बात कर लें, अगर ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड को हमारे शरीर से बाहर भी ब्लड ही निकालेगा, वाजिब है। तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे ब्लड से कितना बाइंडिंग करके निकलेगा? तो हेमोग्लोबिन के पास तो 4 बाइंडिंग कैपेसिटी है ही, मीन्स 4 को तो जोड़ ही सकता है। तो जितना ऑक्सीजन को जोड़ेगा उतना ही कार्बन डाइऑक्साइड को भी जोड़ेगा। अब हम देख लेते हैं मूवमेंट, ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन। कौन कर रहा है ट्रांसपोर्टेशन? तो ऑक्सी हेमोग्लोबिन टेक्स प्लेस कर रहा है। और कैसे कर रहा है? चारों बाइंडिंग किया और इसको जिस सेल को जरूरत होगा जहां पे, वहां पे ब्लड के द्वारा पहुंचा दिया जाएगा। ठीक है, तो यही था हमारा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन। अब हम देख लेते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड।
तो ये कैसे होगा? ट्रांसपोर्टेशन में सबसे ज्यादा जो मदद होता है अगर कार्बन डाइऑक्साइड, तो बाइकार्बोनेट करता है। ठीक है, तो वो कैसे करेगा? हेमोग्लोबिन के साथ जुड़ के ये भी जुड़ेगा कार्बन डाइऑक्साइड और फॉर्म करेगा बाइकार्बोनेट। और 70% कार्बन डाइऑक्साइड जब निकलने, मतलब हमारे बॉडी से, मींस जब लंग्स तक आता है निकलने के लिए हमारे बॉडी से, तो ये बाइकार्बोनेट के फॉर्म में रहता है अप टू 70%। ठीक है, इन फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट अप टू 70%। और उसके बाद जैसे ही हमारे लंग्स के पास आएगा वो CO2 में ब्रेक होगा और CO2 क्या करेगा? डिफ्यूजन के प्रोसेस से, जैसे कि हम देख रहे थे अल्वियोलाई का, यहां पे CO2 हमारा ज्यादा था, यहां ऑक्सीजन हमारा ज्यादा था, दोनों डिफ्यूज किए और फिर से ऑक्सीजन यहां पे ज्यादा हो गया और CO2 यहां पे ज्यादा हो गया और ये हमारे बॉडी से आउटसाइड हो गया। तो यही था हमारा रिस्पायरेशन। अब हमारा जो टॉपिक है वो हमारा होगा डिजीज। तो पहला डिजीज जो है वो है एम्फाइसीमा। ये क्या करता है और ये कैसे होता है और इसमें होता क्या क्या है? तो जैसे कि हम बात किए थे एम्फाइसीमा का, सॉरी लंग्स का, तो यहां पे बहुत सारा एल्वियोलाई प्रेजेंट, जिसका काम क्या हो रहा था? सरफेस एरिया को बढ़ाना। बट जब एम्फाइसीमा होगा तो इंसान का फेफड़ा का सरफेस एरिया घटने लगता है। इस वजह से वो मैं बता रहा हूं, बट होता क्या ये हम पहले जानते हैं। तो इसका जो ये एल्वियोलाई का वॉल है ये डिसॉल्व हो जाता है, घुल जाता है, जिस कारण से बड़ा बड़ा मतलब कैविटी का फॉर्मेशन कर देता है। तो बड़ा कैविटी तो हो जाता है बट उसका कोई फायदा नहीं होता है। बड़ा कैविटी होगा, सरफेस एरिया कम होगा, जिस कारण से होल्डिंग कैपेसिटी कम होगा, जिस एम्फाइसीमा में एल्वियोली का डिसॉल्व, वॉल का डिसॉल्व हो जाता है। क्यों होता है? बाय एक्सेसिव स्मोकिंग। सिगरेट पीने से या फिर एक्सेसिव स्मोकिंग करने से। हम सब जो भी स्मोकिंग करते हैं वो सभी को पता है ये, मतलब वो डब्बा जब खरीदते हैं तो वहां पे लिखा होता है कैंसर जानलेवा है, डब्बा पे फोटो बना हुआ है। बट फिर भी इंसान मौत को खरीदना चाहता है, जिंदगी को नहीं खरीदता। ये साफ दिख रहा है कि जब इंसान का एक्सेसिव स्मोकिंग होता है तो एल्वियोलाई का वॉल डिसॉल्व होता है और धीरे धीरे इसमें क्या होगा? फ्लूइड भरना शुरू होगा। और फ्लूइड भरेगा धीरे धीरे तो पता है फिर क्या होगा? ये ब्लॉक होगा और फिर एक दिन लंग्स फेल हो जाएगा। तो एम्फाइसीमा यही होता है। और काउज कहां होता है? अफेक्टेड रीजन कहां अफेक्ट करता है? लंग्स में, मीन्स फेफड़ा में। दूसरा डिजीज जो हमारा होगा दूसरा डिजीज जो होगा वो हमारा अस्थमा होगा। तो अस्थमा क्या है? कॉमनली अगर आपके सोसाइटी में या फिर आपके गली मोहल्ले में कोई ना कोई अस्थमा का पेशेंट आपको जरूर मिल जाए। तो अस्थमा होता क्या है? अस्थमा एक एलर्जिक बीमारी है, एक एलर्जी है। ये होता कैसे है? पोलन ग्रेन, हवा में पोलन ग्रेन काफी उड़ता हुआ रहता है। तो वही पोलन ग्रेन मैक्सिमम एलर्जी, अस्थमा का जो प्रॉब्लम है, काउज होता है, जो बीमारी होता है जिससे है, वो पोलन ग्रेन की वजह से ही होता है। किसी के गले में जाके
फंस गया या फेफड़े में जाके अटक गया, जिस कारण से वहां पे एंटीबॉडी फॉर्मेशन हुआ, तो बार बार अगर कैसा होता है पॉलन ग्रैंड किसी में इंटर कर जाता है तो एलर्जी क्रिएट हो जाता है और उसका मीन्स ये आइटिस प्रॉब्लम हो जाता है, ब्रोंकाइटिस प्रॉब्लम मीन्स स्वेलिंग कर जाएगा। मीन्स देखिए इससे आपका ट्रैकिया है, ये मसल्स का वॉल है, तो अगर नॉर्मली इतना है एरिया, अच्छे से गैस पास हो रहा है, तो इसमें स्वेलिंग की वजह से या अफेक्टेड की वजह से कितना कम हो गया, बहुत कम हो गया, जिस कारण से इसको ब्लॉकेज आ सकता है सांस लेने में, या तकलीफ हो सकता है, धीरे धीरे सांस लेगा, या ज्यादा अगर रिक्वायरमेंट है इसको ऑक्सीजन का तो वो फुलफिल नहीं कर सकता। तो इस ये जो होता है मेनली इस समय एलर्जी है। और हे फीवर जो है ये भी एलर्जी है, ठीक है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है रिस्पायरेशन वो हमारा कंप्लीट हो गया है। तो जितना हो सके खुद से क्वेश्चन बैंक लेके क्वेश्चन बैंक में प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चंस का, ज्यादा क्वेश्चन बनाइए और जितना क्वेश्चन आएगा उतना फायदा होगा। डाउट सॉल्विंग सेशन का जितना हो सके उतना फायदा उठाने की कोशिश कीजिए। कोई भी सब्जेक्ट में डाउट हो आप क्लियरली पूछ लीजिए। ऐसा नहीं है कि डाउट सेशन हम सब नहीं दे रहे, हम सब डाउट सेशन दे रहे हैं जिन बच्चों को प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप भी उसका फायदा उठाइए। और जितना हो सके अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जो भी तक सब्सक्राइब ना किए हो पहले सब्सक्राइब कीजिए, फिर लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो धन्यवाद।